ये टॉपिक क्या है हमारे पास कि जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं ना वो किस तरह बन रहे हैं, उनमें कोशेंट्स क्या हैं, उनमें प्रोडक्ट्स क्या हैं। तो इस चीज़ को हम बात करते हैं। मुझे बताओ पहली क्वांटिटी यहाँ क्या दी हुई है? पहली क्वांटिटी क्या, उसका यूनिट क्या है? पहला क्या है? पहले यहाँ बात कर रहे हैं प्रेशर की। अच्छा, पहले मुझे ऐसे हेडिंग बना दो। हेडिंग में क्या लिखा है? ड्राइव यूनिट्स एज प्रोडक्ट और ड्राइव यूनिट्स एज कोशेंट। ठीक है, डिराइव्ड यूनिट्स एज प्रोडक्ट्स और एज कोशेंट। ठीक है, यानी ऐसे यूनिट्स जो डिराइव किए गए हैं मल्टीप्लाई या डिवाइड करा के फंडामेंटल यूनिट्स को, फंडामेंटल यूनिट्स से मिला के बनाते हैं ना ड्राइव यूनिट्स। ठीक है, तो देखो पहले किस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं? पहले बात कर रहे हैं प्रेशर की। तो बेटा प्रेशर का सबसे पहले तो हम जानेंगे कि एसआई यूनिट क्या होता है। तो वो होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल खुद बज़ाहिर किसी यूनिट का नाम नहीं है, ये साइंटिस्ट के नाम पर है पास्कल, जिस तरह न्यूटन होता है तो इस तरह पास्कल है। अब यहाँ लिखा हुआ होगा यूनिट क्या आ गया? पास्कल। अच्छा, इसका सिंबल क्या होता है? पी ए, नॉट जस्ट पी, पी ए फॉर पास्कल। अब पास्कल किसके बराबर होता है ये आगे यहाँ बताया हुआ होगा। क्या लिखा हुआ है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो ये बराबर हुआ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो क्वांटिटी प्रेशर है ना, इसका जो असल यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसको एक नाम दे दिया एंड विच इज़ पास्कल। यानी आप ये समझेंगे कि पास्कल बराबर किसके होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। अच्छा, अब इसमें न्यूटन किस चीज़ के लिए है तो समझ लो। न्यूटन किसके लिए है? फोर्स के लिए। और मीटर स्क्वायर किसके लिए है? वो है एरिया के लिए। अच्छा, अगर मीटर अकेले हो ना तो उसका मतलब है लेंथ। अगर मीटर पे स्क्वायर आ जाए इसका मतलब होता है एरिया। और अगर मीटर पे पावर 3 आ जाए इसका मतलब होता है वॉल्यूम। क्या होता है? हाँ, ये वाली बात भी ज़रूरी है, इसको साइड में कहीं अपने पास में नोट करना। कि देखो कि अगर m लिखा हुआ हो तो वो सिर्फ किसकी बात हो रही है? लेंथ। m पे स्क्वायर हो तो क्या है? एरिया। और m पे क्यूब हो तो वो क्या हुआ? वो हुआ क्या हुआ? वॉल्यूम हुआ, है ना भाई? सही। तो प्रेशर असल में क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। इट मीन सिंपली कि अगर एक एरिया है उसके ऊपर आप अपना कदम रख दो, मतलब हम ज़मीन पे खड़े हुए हैं ना, ज़मीन एक एरिया है, हम उस पर अपना पैर रखते हैं। हमारा जो वज़न है ना वो असल में फ़ोर्स है। हमारा जो वज़न है वो, हम जितनी फोर्स से अब इस ज़मीन पे पैर रखते हैं ना तो असल में हम ज़मीन के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, ज़मीन के ऊपर। अच्छा, अगर आप एक बड़ा जूता पहन रहे हो और उसके अकॉर्डिंगली आप हील पहन रहे हो, मुझे बताओ जो हम शूज़ पहनते हैं या जो हम हील पहनते हैं कौन सी सूरत में ज़मीन पे दबाव ज़्यादा पड़ता होगा? सोचो। ये मैंने शायद कहीं आपने ये पढ़ा होगा कि हाथी के पैर से ज़्यादा दबाव एक औरत की सैंडल की हील ज़मीन पे दबाव डालती है। कैसे? हाथी के पैर का साइज़ बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा एरिया होता है। ये अजम्पशन लेंगे कि मान लो हाथी का वजन और एक औरत का वजन बराबर है, एक अजम्पशन, या 19-20 कर लो बहरहाल। चलो ये भी मान लो कि हाथी का वजन है ही ज़्यादा और औरत का नॉर्मल वजन है, लेकिन हाथी का जो पैर का एरिया बहुत बड़ा है और औरत के पैर के हील का एरिया बहुत। ये याद रखना, एरिया जितना बारीक होता है प्रेशर उतना तेज़ होता है। हम क्यों छुरी तेज़ करवाते हैं? हम क्यों उस पर धार लगवाते हैं? कि उसको मज़ीद बारीक से, छुरी को एक दूसरे पर रगड़ के तेज़ करते हैं ना, उसको बारीक से बारीक करने के लिए जो हम कहते हैं इसको तेज़ करवाने आ रहे हैं। याद रखो, छुरी उतनी तेज़ जब होगी जितनी वो बारीक होगी। मुझे मेरे हाथ पे ये मार्कर ऐसे नहीं चुभेगा, कोई टेंशन नहीं, जितना ज़ोर से कर लूँ ज़्यादा नहीं ना। अगर इसकी जगह वो नोकीले पेंसिल होगी तो बहुत बुरा हाल होगा। अभी तो खाली एक निशान पड़ गया ना, अगर पेंसिल होगी तो वो शायद अंदर ही घुस जाए, वो ज़्यादा प्रेशर रखेगी। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर एरिया कम होगा ना तो प्रेशर ज़्यादा होगा, या अगर एरिया नॉर्मल है, फोर्स वाकई बहुत ज़्यादा है, बहुत हैवी बंदा खड़ा हुआ है तो ज़मीन को दबाव महसूस
हो रहा होगा। और उसी फोर्स का बंदा अगर हील पहन ले तो ज़मीन को और ज़्यादा दबाव महसूस, क्योंकि दबाव का ताल्लुक एक तो फोर्स है, दूसरा किससे, एरिया से है। ठीक है, तो जितना बारीक एरिया होता है उतना ज़्यादा क्रिएट होता है क्या चीज़, प्रेशर। नॉर्मली हम जब पानी आता है ना तो पाइप से पानी ऐसे ऐसे निकलता है फ्लो से, लेकिन जहाँ उसका मुंह पिचका दो उसको ऐसे दबा दो और वह प्रेशर से पानी निकल रहा होता है, ऐसे दूर दूर जा रहा होता है, देखा होगा। तो हमने एरिया को क्या कर दिया, कम कर दिया, प्रेशर हो गया ज़्यादा है। सही है, ठीक है। सो ये हो गया प्रेशर का यूनिट क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब इसको फर्दर आगे और मज़ीद बताया गया है कैसे SI बेस यूनिट में फर्दर इसको सॉल्व किया गया है, वो भी समझते हैं। देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को शायद कुछ यूँ लिखा हुआ है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ 1/मीटर स्क्वायर, और ये मैं m से एक m काटूँगा तो किलोग्राम और पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर, और वहाँ किस सूरत में लिखा हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है किलोग्राम m की पावर -1 s की पावर -2। देखो kg s की पावर -2 और m की पावर -1, ये समझना जरा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बराबर किया किसके, जहाँ न्यूटन था वहाँ लिखा मैंने किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और ये वाले जो डिवाइड में m स्क्वायर था इसको मैंने अलग कर दिया, ऊपर से एक वन उधार ले लिया मान लो, वो मैंने उसको अलग कर दिया। अब मैंने ऐसा क्यों करा, देखो न्यूटन का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू ma, F इक्वल्स टू, है ना, वो इतना बुरा मुझे क्यों बना रही हो, अब ये है तो है, क्या कर सकता हूँ अभी। अब मास का यूनिट क्या होता है, kg, kgf, चैप्टर 1 चैप्टर 2 kgf, चैप्टर 3 के, रॉकी भाई ना, kg मास का यूनिट कौन, किलोग्राम। मुझे बताओ एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया मीटर पर सेकेंड। तो बेटा इस पूरे को हमने एक नाम दे दिया ना, क्या नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया। तो अभी आपको याद रखना है कि न्यूटन बराबर होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। तो जहाँ न्यूटन आएगा वहाँ लिख देंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और उसके साथ जो डिवाइड में m स्क्वायर था वो मैंने वैसे ही लिख दिया। अच्छा, अब एक m से एक m कट गया तो क्या बचा, ऊपर से किलोग्राम, नीचे बचा सेकेंड स्क्वायर, और बचा एक m बच गया। अच्छा, अब सबको मैं एक सीध में लिखना चाह रहा हूँ, तो जो नीचे वाले ऊपर आ जाएंगे, और जब नीचे वाला ऊपर आता है तो उसकी पावर की साइन चेंज हो जाती है। तो ये हो जाएगा kg, तो kg रहेगा, s स्क्वायर ऊपर आके s माइनस स्क्वायर हो जाएगा, और m ऊपर आके m का इन्वर्स हो जाएगा। एक लाइन में इनको लिख देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है वो बराबर होगा kg s-2 और m-1 के। ये कन्वर्जन हमें सीखनी ज़रूरी है अभी, तो इसको फिर आप अपने पास ऐसे नोट कर लें। हमने सिर्फ अभी प्रेशर की बात करी। एनर्जी या स्लैश वर्क, फिजिक्स में दोनों एक ही बात है तकरीबन, एनर्जी या वर्क, क्योंकि एनर्जी के बगैर वर्क नहीं है और वर्क एनर्जी के बगैर नहीं है। काम करने के लिए एनर्जी, देखो एनर्जी की डेफिनेशन ही यही है, एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की काबिलियत और सलाहियत क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। ठीक है, तो एनर्जी और वर्क मान लो एक ही बात है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों का यूनिट भी एक ही है, एंड विच इज़ जूल। क्या है, अच्छा देखो, जब हम कोई चीज़ खाते पीते हैं तो हमारे अंदर आती है एनर्जी। जब हम इन टर्म ऑफ फूड साइंस बात करूँ, फूड साइंस या मेडिकल टर्म्स में बात करूँ, तो हम कहते हैं हम कैलोरीज़ ले रहे हैं। हम जो खाते हैं तो क्या गेन करते हैं, कैलोरी गेन करते हैं। फिर कहते हैं यार वज़न कम करो, तो बोलते हैं कैलोरी बर्न करो। क्या करो, कैलोरीज़ को बर्न करना, यानी हमारे अंदर जो इजाफी एनर्जी आ गई उसको जला दो, उससे वेट क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और जो हम खा पी रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उससे हम क्या ले रहे हैं, कैलोरीज़ ले रहे हैं। तो कैलोरीज़ क्या है, कैलोरीज़ क्या है, एनर्जी है। लेकिन एनर्जी का जो इंटरनेशनल यूनिट है वो कैलोरी नहीं है, वो है जूल।
कन्वर्जन हो जाएगी कि कैलोरी से कहाँ पे आ जाएंगे, जूल में। तो हमें जो एनर्जी का या वर्क का यूनिट समझना है, पढ़ना है, ऐसा ही वो कैलोरी नहीं होगा, वो कौन होगा, वो जूल होगा। जिस तरह मेडिकल फील्ड में हम टेम्परेचर को जब नोट करते हैं तो वो फ़ॉरेनहाइट में करते हैं, और फिज़िक्स में किस में करते हैं, केल्विन में। तो फिर कन्वर्जन कर लेते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे भी क्या होगा कि एनर्जी को कैलोरी में नहीं इस्तेमाल करेंगे बल्कि किसमें करेंगे, जूल। अच्छा, कैलोरी के नाम से ना एक डिवाइस आती है जो हीट को मेजर करती है, एनर्जी को मेजर करती है, उसको बोलते हैं कैलोरीमीटर। क्या बोलते हैं वो? जब आप अभी फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे कॉलेज में तो आपको एक डिवाइस मिलेगी, उसको बोलेंगे कैलोरीमीटर। क्या नापने वाला, एनर्जी या हीट को नापने वाला क्या कहलाएगा, कैलोरीमीटर। क्योंकि कैलोरी किसका यूनिट हो गया, एनर्जी का। अब यहाँ हमें क्या बताया है इसका ऐसा यूनिट, क्या, जूस। जूस पियोगे तो जूल आएगा ना। इफ़ यू ड्रिंक जूस यू विल गेट जूल। इफ़ यू ड्रिंक जूस यू विल गेट जूल। जूस पियोगे तो जूल मिलेगा। जूल क्या है, एनर्जी है। जूल क्या है, एनर्जी है। नाउ अच्छा, जूल असल में अगेन बात किसी का नाम है जिसने एनर्जी को बारे में बात करी, जिस साइंसदान ने, तो जूल उसका नाम है। तो यकीनन इसका लेटर कैसा होगा, कैपिटल होगा, जे डॉट, नॉट जे डॉट, इट्स जूल। ओके। अब यकीनन जब हम किसी यूनिट को कोई नाम देते हैं तो वो खुलता है फिर आगे चल के। जिस तरह न्यूटन खुलता है किसमें, अभी बताया, न्यूटन खुलता है किसमें, न्यूटन का दरवाज़ा जब खुलता है तो हम देखते हैं क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह जूल का भी दरवाज़ा खुलेगा। जब जूल का दरवाज़ा खुलेगा तो अंदर 2 यूनिट दिखाई दे रहे होंगे, विच आर न्यूटन मीटर। क्या होंगे, अब यहाँ देखो, जूल बराबर होगा न्यूटन मल्टीप्लाई बाय न्यूटन मल्टीप्लाई बाय। अब इससे मैं आपको ज़रा याद दिलाऊं कि एनर्जी या वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। सिंपल, यानी शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते थे, W इक्वल्स टू FD। ये वर्क का फॉर्मूला है, FD, F फॉर फोर्स, फोर्स का यूनिट न्यूटन, D फॉर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर। देखो, जब किसी पे फोर्स लगाओ और वो अपनी पोजीशन को चेंज कर ले तो हमने उस पर परफॉर्म किया क्या, वर्क। हम गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं, हम उस पर वर्क कर रहे हैं। हम पानी की बाल्टी उठा रहे हैं, हम उस पर क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं और वो अब कोई डिस्प्लेसमेंट कर रही हो, तो उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, वर्क परफॉर्म करना। ठीक है। नाउ तो अब हम इसको किस तरह इक्वल कर रहे हैं, देखो बेटा, अब यहाँ से जूल किसके बराबर हो गया, जूल बराबर हो गया न्यूटन। ये बात याद रखनी है आइंदा भी, जूल बराबर हो गया न्यूटन मीटर के। अच्छा, फर्दर कैसे ओपन होगा, न्यूटन किसके बराबर होता है, अभी सिखाया। न्यूटन का दरवाज़ा खोलो तो कौन खड़ा होगा, किलोग्राम मीटर, और अब साथ में ये वाला मीटर मल्टीप्लाई कर दो तो बताओ जूल क्या बनेगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर। अच्छा, इसको एक लाइन में लिखो, कैसे लिखेंगे, जूल बराबर होगा किलोग्राम की पावर 1 सिंगल है, m की पावर 2 ही रहेगी, s की पावर -2 हो जाएगी। ठीक है, ये इसका रिलेशन हो गया, जूल का रिलेशन। पावर, ठीक है। बचपन में कार्टून आते थे, आप लोग यकीनन देखते होंगे, पावर पफ गर्ल्स। 3 वो कैरेक्टर्स थे ना, 3 लड़कियाँ, एक ग्रीन में, एक ब्लू में और एक आई थिंक ऑरेंज में थी, फ्लाई करती थी, उड़ती थी। पावर पफ गर्ल्स मेरे बचपन में था, तुम लोग तो शायद उस वक्त पैदा नहीं होंगे, शायद तुमने भी देखे। सही है, ठीक है। उसमें एक वो होता था, आई थिंक कोई डॉक्टर भी था, वो अजीब सी चकोर सी शक्ल का, वो इनका जो उनको गाइड वगैरह करता था, प्रोफेसर, हाँ प्रोफेसर था। ठीक है, याद आया, ठीक है। पावर पफ गर्ल्स, ठीक है। बाकी फिर आप लोगों ने वो पावरफुल पापड़ भी खाया होगा। है ना, स्लेंटी वाला बहुत खाया कभी, 5 रुपए का होता था कभी। तो इससे आपको क्या समझ आया, इससे आपको क्या समझ आया कि पावर क्या है। मैंने ऑन नहीं किया, मुझे लग रहा है मैं इतनी बातें बोल दी, ऑन है। अच्छा, इससे आपको क्या समझ आया कि पावर क्या है। पावर है वही बात है, काम करने की ताकत ना,
लेकिन पावर नहीं आती थी पापड़ का। कोई कितना काम कर सकता है, कोई कितनी एनर्जी यूटिलाइज कर सकता है, उसका दिल चाहे। हाँ, कौन कितने वक्त में कितनी एनर्जी इस्तेमाल कर सकता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, वो उसकी क्या है, पावर। अच्छा, 6 वॉट का बल्ब यानी सेवर और 18 वॉट का सेवर, कौन ज़्यादा पावरफुल है? 6 वॉट का सेवर या 18 वॉट का सेवर? ज़्यादा पावरफुल होगा ना, क्योंकि वो हम कहते हैं भाई ज़ाहिर है 6 से बड़ा 18। अब 18 वॉट, वॉट क्या है, पावर। 18 वॉट वाला जो सेवर होगा वो ज़्यादा एनर्जी हमें देगा और 6 वॉट वाला हमें कम। जब हम इलेक्ट्रिक्स में बात करते हैं तो हम कहते हैं ये 2 वॉट की मोटर है और ये 10 वॉट की मोटर है, तो जो 10 वॉट की मोटर होगी वो ज़्यादा पावर से चलेगी ना, तेज़ चलेगी, 2 वॉट वाली कम चलेगी। सर ये 100 वोल्ट का जो बल्ब होता है वो पहली बात है वोल्ट नहीं होता, वॉट होता है। 100 वॉट का बल्ब पहले आता था जब बेकरी में, जिसमें वो पेटिस गर्म करते थे गर्म करने के लिए। अब वो धूप में गर्म हो रहे हैं, समोसे और रोल, दुनिया है गोल, और वो समोसे और रोल धूप में गर्म हो रहे हैं, सब ने खाए होंगे, ठीक है, पूरे पाकिस्तान ने खाए होंगे, तो वो धूप में गर्म हो रहे होते हैं। तो हाँ ऐसा ही है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, देखो उनकी पब्लिसिटी हो गई इसमें ना, सही। अब क्या कि वो बल्ब लगाते थे 100 वॉट का, वो इतनी पावर देता था कि तपिश पैदा कर देता था, हीट पैदा कर देता था भाई, वो गर्म हो जाता था वो। हाँ, ये वाले अब देखो, अब बताइए, ये वाले रोशनी ज़्यादा देते हैं लेकिन हीट पैदा नहीं करते, उतनी नहीं करते, क्योंकि इनकी पावर कैसी है उस 100 वॉट के मुकाबले में। हम एडवांस हो गए भाई, हम कम पावर में ज़्यादा रोशनी ला रहे हैं। ये पॉसिबल क्यों हुआ? इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से, सेमीकंडक्टर की वजह से, डायोड की वजह से, जिसको एलईडी बोलते हैं, उसकी वजह से सब हमारा पॉसिबल हुआ। नाउ अब बात किसी कर रहे थे हम? पावर की। देखो बेटा, पावर का यूनिट होता है वॉट। क्या सो आप कह सकते हैं कि सर व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर? पावर का यूनिट क्या है? तो मैं बोलूँगा व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर, तो कोई सवाल का जवाब ही नहीं आएगा। बार खैर, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ, ये मैं सवाल नहीं कर रहा, ये मैं बता रहा हूँ कि पावर का यूनिट कौन है, वॉट है, WATT, वॉट। वाट पढ़ लो, वाट, उसको वॉट पढ़ लो, इसको वाट पढ़ लो। अच्छा, अब वाट असल में ये किसी के नाम पर नहीं है, बट इसकी कोई हिस्ट्री होगी, उसका मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन वाट को इक्वल करेंगे, वाट को इक्वल करेंगे, वाट को वाट में अभी आगे मजीद ओपन करना है, जैसे मैंने जूल को ओपन किया था ना, इस तरह वाट को ओपन करूँगा। अब उसके लिए पहले ये समझ लो पावर का फॉर्मूला क्या होता है। पावर का फॉर्मूला है सिंपली वर्क अपॉन टाइम। कितने वक्त में कितने बर्तन धो सकते हो, उतनी पावर से काम कर रहे हो। कितने वक्त में कितने कपड़े सी सकते हो, कितने कपड़े धो सकते हो डोमेस्टिक लाइफ में, तो इसी से आप इसी से पावर को समझ सकते हो। ज़ाहिर सी बात है, जो रोज़मर्रा के आप काम करते हो, आप 5 मिनट में कितना लिख सकते हो, दिस इज़ योर पावर। 1 मिनट लाइक वही बात है, कितने आवर करा सकते हो 1 घंटे में, या 10 मिनट में कितनी बॉल्स करवा सकते हो, आपकी पावर है। कितने वक्त में कितना काम, ना आप लोगों के पास वक्त है ना आप लोग काम करते हैं, बल्कि वक्त तो बहुत है, काम नहीं करते, तो यू हैव ज़ीरो पावर। अब मुझे बताओ वर्क का यूनिट क्या होता है? वर्क का यूनिट क्या होता है? अभी बढ़ाया इससे पहले, जूल। क्या होता है? जूल। जूल, झूल नहीं, इसको कभी तुम झूले लाल कह दो उसको, नहीं नहीं, झूले लाल नहीं, झूले लाल, इट्स जूल। और टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड। तो बेटा मुझे बताओ पावर का यूनिट जिसको हम क्या बोलते हैं, वाट, वो बराबर हुआ जूल अपॉन सेकेंड के। और सिंबल्स में लिख दें तो, अच्छा वाट का सिंबल आप W भी यूज़ कर सकते हैं, तो W इसमें मेरे ख्याल से मुझे याद है बड़ा इस्तेमाल होगा, ठीक है, बल्कि नहीं, 1 मिनट, बड़ा वाला वर्क के लिए इस्तेमाल होता है, इसके लिए छोटा इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। तो W बराबर है किसके? जूल अपॉन सेकेंड के, सही है। अच्छा, आप मजीद ओपन करें इसको, क्योंकि यहाँ कौन खुलेगा, यहाँ जूल खुलेगा, यहाँ बड़ा लिखा है, देखा ना, चलो कोई मसला नहीं है यार, ये बड़े छोटे के चक्कर में ज़्यादा अपनी पड़ोस को बड़ा ही बना दो, कोई बात नहीं, नथन मैटर।
क्योंकि मुझे असल में ये कंफर्म नहीं किसी का नाम था या नहीं था, क्योंकि अगर किसी के नाम पे था तो लेटर को हम कैपिटल में इस्तेमाल करते हैं वॉट, ठीक है। अच्छा अज्यूम कर लो किसी के नाम पे था, कोई मसला नहीं है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। बहरहाल चलो, W बराबर जूल अपॉन सेकंड। अच्छा अब जूल किस में खुलेगा, जूल किस में खुलता है अभी बताया था, जूल खुलता है न्यूटन मीटर, न्यूटन खुलता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, बट जूल खुलता है किसमें, न्यूटन और मीटर में। तो यहाँ पर आ जाएगा न्यूटन मीटर पर। अच्छा अब यहाँ जूल खुला, अब यहाँ न्यूटन भी खुलेगा, सबके राज खुलेंगे, तो सबके सीक्रेट सामने आएंगे। न्यूटन खुल के सामने आया हमारे, तो जब न्यूटन खुल के हमारे सामने आया तो उसमें क्या देखा हमने, केजी मीटर पर, और साथ में पहले से जो रखा हुआ था मीटर, और डिवाइड में क्या था, हाँ भाई अरे ये वाला ना, हाँ क्या कर दिया मैंने, सही तो करा है, अरे भाई सही तो करा है। न्यूटन की जगह आया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में था मीटर, डिवाइड में आया सेकंड। अब कट, हाँ अब बिल आएगा, बात भी सही कर रहा है यार ये। अब मैंने इतने मीटर लगाओगे तो बिल डाला आएगा। तो एक काम, अब ये कट भी नहीं सकता अभी, चलो किलोग्राम मीटर और मीटर हो गए मीटर का स्क्वायर, और इस वाले क्या ये आपस में कटेंगे बताओ, कट जाएंगे बेटा ये डिनोमिनेटर में रखा हुआ है, ये न्यूमिनेटर में रखा हुआ है, नहीं कट सकते, सेम प्लेस पे होना ज़रूरी है। अभी क्या होगा देखो, ये ऐसे लिख देंगे, ये पलटेगा क्योंकि इसके नीचे कौन है, 1, ठीक है। तो जब ये पलटेगा तो हो जाएगा 1 अपॉन, अगर एक न्यूमिनेटर में एक डिनोमिनेटर में हो तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, कटते नहीं। तो क्या बनेगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड की पावर 3। तो बताओ फाइनल आंसर क्या बनेगा, कि वाट बराबर होगा, वाट बराबर होगा किलोग्राम मीटर की पावर 2 और सेकंड की पावर -3। ये हमारा कन्वर्जन हो जाएगा वाट का। ये बड़ा ज़रूरी है, अभी आगे हम डायमेंशन समझेंगे ना, उसमें ये बड़ा काम आएगा, और अभी से आपको ये बात क्लियर हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। अच्छा भाई अगला क्या है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक है, यानी करंट के बहाव में रुकावट, करंट के बहाव में रुकावट, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, रुकावट। अब तार में कचरा आ गया, तार फ्रीज हो गया, कोई भी फैक्टर, वैसे तार के फ्रीज होने से नहीं, तार के ज़्यादा हीटअप होने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, फैक्टर असल ये होता है, ठीक है। देखो करंट के बहाव में जो रुकावट होती है उसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। हम जिस तार को कहते हैं ये बड़ा अच्छा तार है, नॉर्मली मैं बात करूं सिल्वर और कॉपर की, तो हम कहते हैं यार कॉपर अच्छा है, सिल्वर जल्दी जल जाता है। उसकी वजह ये है कि सिल्वर ना ज़्यादा अच्छा करंट पास करवाता है, उसकी रेजिस्टेंस कम होती है। अच्छा अब रेजिस्टेंस कम होगी तो वो कम टाइम में ज़्यादा करंट पास कराएगा। अब जिसमें से करंट गुजरता है ना, करंट उसमें अपनी एनर्जी छोड़ देता है, और उस एनर्जी से वो चीज़ हो जाती है हीटअप, गर्म। जैसे मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल हो जाता है कुछ देर में गर्म, जिस चीज़ में करंट दौड़ेगा ना वो हो जाएगी कैसी। तो अब हमने अपनी टेक्नोलॉजी को इतना एडवांस कर लिया कि अब हम जो सेमीकंडक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज़्यादा हीटअप नहीं होते। बहरहाल किसी तार में से करंट गुजरता है तो वो हो जाता है क्या, हीटअप। सिल्वर एक बुरा तार इसलिए माना जाता है क्योंकि वो करंट ज़्यादा गुजारता है, रेजिस्टेंस कम होती है, ज़्यादा करंट गुजरने से वो जल्दी कम लाइफ टाइम के अंदर जल जाता है, ख़राब हो जाता है। और एक बात याद रखेंगे, एक तार में जितना टेम्परेचर बढ़ता है ना, जितना वो गर्म होता है, उतना उसकी वक्त के साथ साथ उसकी जो कंडक्टिविटी है ना वो कम होती जाती है। जो जितना जल्दी गर्म होता है ना, मतलब टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेम्परेचर के बढ़ने से उस तार के अंदर से गुजरने का जो फ्लो है ना करंट का, वो कम होता जाता है। मतलब जल्दी कॉपर के मुकाबले में जल्दी कौन ख़राब हो जाएगा, सिल्वर, क्योंकि जो ज़्यादा करंट गुजार लेता है। कॉपर दरमियाना मॉडरेट कंट्रोल्ड वे में, यानी सिल्वर से कम करंट गुजारता है, उसकी लाइफ कैसी होती है, ज़्यादा होती है, और वह अप्लाइंसेस को चला भी लेता है, ठीक है। तो पायदार हमारे लिए कॉपर होता है। अब
रेजिस्टेंस का सिंबल तो होता है आर, ठीक है, और इसका यूनिट होता है ओम। ओम शांति ओम। ओम, ओम का सिंबल होता है जेरी का घर। ओम का सिंबल होता है जेरी का घर। असल में इस लेटर का नाम है ओमेगा। लेटर का नाम है अभी जेरी भागता हुआ आएगा, इधर छोड़ो। लेटर का नाम है ओमेगा और ये इसको पढ़ते क्या है, ओम है ये। अब देखो कि एक मिनट का सही। अब यहाँ कन्वर्जन थोड़ी सी आपको डिफिकल्ट लग सकती है बिकॉज बहुत सी क्वांटिटीज नहीं आ रही हैं। देखो भाई, अब यहाँ एक फार्मूला आता है, वो आता है V इक्वल्स टू आई आर। ये फार्मूला हम पढ़ते हैं ओम्स लॉ में, जो आपकी मैट्रिक में भी था कि V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, I फॉर करंट, I करंट के लिए होता है और R किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए। यहाँ से आप R को अलग करें, क्या बनेगा, V अपॉन, अच्छा V क्या होता है, वोल्टेज या बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसका यूनिट होता है वोल्ट। आपने बैटरी का नाम सुना ना, वोल्टा की बैटरी, वो नाम दे दिया उसको एक वोल्टा। असल में बैटरी का सॉरी अपना किसका, वोल्टेज का, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। और ये किसके लिए, आई किसके लिए इस्तेमाल होता है, करंट के लिए। इसका यूनिट होता है क्या, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। तो बेटा ओम यानी ये वाला सिंबल, ये बराबर हुआ V अपॉन एक है, V अपॉन। अब जिस तरह न्यूटन खुलता है, जूल खुलता है, इस तरह वोल्ट भी खुलेगा और एम्पियर, सब खुलेंगे इधर। सबके पर्दे, सबके राजों में से पर्दा हटेगा। वो नहीं ड्रामा आता है, वो कौन सा नॉक नॉक शो, वो ऐसे बोलता है किसके दिल में कौन छुपा है, मतलब इस तरह की बातें करता है ना। तो सबके राजों में से पर्दा हटेगा। अच्छा बस, सबके राजों में से क्या हटेगा, पर्दा हटेगा। तो भाई किसके राजों पर्दा हटेगा, वोल्ट के और एम्पियर के राजों में से क्या हटेगा, पर्दा हटेगा। कर्टेन्स हटेंगी, कर्टेन्स, सही है। अच्छा अब सुनो, यहाँ बता रहा हूँ, वोल्ट होता है यहाँ नोट करना कि वोल्ट होता है जूल अपॉन कूलम। जूल अपॉन कूलम मतलब ये अलग से आप नोट कर लें साइड में, कि या इसके नीचे लिख लेना, यानी इसके नीचे लिख लो कि वोल्ट बराबर होता है जूल अपॉन कूलम के। और एम्पियर क्या होता है, ये भी यहाँ लिख रहा हूँ मैं। एम्पियर होता है कूलम अपॉन सेकेंड, ठीक है। ये दूसरी बात यहाँ लिख लेना, एम्पियर बराबर होता है कूलम अपॉन सेकेंड के। वोल्ट बराबर है जूल अपॉन कूलम के और एम्पियर बराबर है कूलम अपॉन सेकेंड के। क्योंकि इनके फॉर्मूला तो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल आएगी इनकी। अपॉन कूलम के और एम्पियर बराबर है कूलम अपॉन सेकेंड की। ये बात आप यहाँ नोट करेंगे। और अब क्या करेंगे देखें, आप बोर्ड पर देख लो वाली बेटा, वोल्ट किसके बराबर है, जूल पर कूलम के, अभी मैंने आपको वहाँ अलग से लिखवाया था। और एम्पियर किसके बराबर मैंने आपको बताया, एम्पियर आपको बताया था कूलम पर सेकंड, है ना, जिसने सेकंड जगह एम्पियर से मल्टीप्लाई करा दी था मैंने। ये वाली दो बातें ज़रूरी हैं। अच्छा अब क्या करा, यहाँ पे वोल्ट की जगह क्या रखा, जूल पर कूलम, और एम्पियर को एम्पियर ही रखा, अभी नहीं खोला उसको मैंने, इसलिए वहाँ खोला तो वो लंबा चला गया। एम्पियर को एम्पियर रखा। अच्छा अब देखो, जूल को खोलेंगे किसमें, न्यूटन में, मीटर में, और नीचे का लिखा हुआ था C, और ये वाला A पलट कर कहाँ, C से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्योंकि देखो ना, C है डिनोमिनेटर में, A है न्यूमिनेटर में, दोनों आपस में हो जाएंगे क्या, मल्टीप्लाई। अब न्यूटन किस में खुलता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ना, तो इसका मीटर और ये वाला मीटर क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर, और नीचे आएगा सेकंड का, और नीचे क्या बच रहा है, C, है ना। अच्छा A को तो A ही रखना है, ये बात क्लियर है। तो इसका मतलब है हमें C की जगह वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। और इस फॉर्मूले को देखो तो C की वैल्यू क्या बनेगी, A मल्टीप्लाई बाय
एस, एम्पियर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड। तो ज़रा देखो, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिवाइड में क्या आएगा, सी के यहाँ क्या आएगा, ए मल्टीप्लाई एस। तो एक ए पहले से, ए और ए स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा एस, ठीक है। अच्छा अब बताओ, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय एस स्क्वायर। इनको पलटो, क्योंकि ये डिनोमिनेटर मैंने फिर नीचे है 1, तो पलटो तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन ए स्क्वायर। और अब बताओ कौन कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, के जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस की पावर 3 और ए का स्क्वायर। जब आप इसको लीनियर करके लिखोगे तो क्या बनेगा, एक लाइन में लिखोगे बनेगा के जी एम स्क्वायर एस माइनस 3 और ए माइनस 2, बस ये ऐसे बन जाएगा। मतलब ये दूसरा मेथड है, बहुत शॉर्ट तो नहीं है बट शायद उससे शॉर्ट हो सकता है, तो इसको भी अब आप नोट कर लें। और जो दूसरा अगला रह गया था लास्ट वाला, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की बात करते हैं कैपेसिटर के लिए। कैपेसिटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मतलब एक डिवाइस है हमारी, जो कि चार्ज को या यूँ समझ लो एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रखती है। लेकिन ये बैटरी की तरह काम नहीं करती, क्योंकि बैटरी तो स्टोर करती है, बैकअप पे चलती है। ये सिर्फ जब जब चलेगा, जब डायरेक्ट बिजली से कोई चीज़ चल रही हो, जैसे पंखा चल रहा है, मोटर चल रही है, तो उसके चलते वक्त ही कैपेसिटर उसमें काम कर रहा होगा। बाद में लाइट जाने के बाद बैकअप पे बैटरी का जैसा स्टोरेज ये नहीं देता। बट कैपेसिटेंस से मुराद ये है कि वो अपने अंदर कितना चार्ज स्टोर, उसके अंदर 2 प्लेटें लगी होती हैं मेटल की, उनके ऊपर एक प्लेट पे सारा पॉजिटिव चार्ज जमा होता है और दूसरे पे सारा नेगेटिव। हाँ, सिस्टम बैटरी वाले, लेकिन वर्किंग बैटरी जैसी नहीं होती इसकी, ठीक है। अब कैपेसिटेंस का मतलब हुआ कि एक कैपेसिटर अपने प्लेट्स पे कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, उसकी गुंजाइश कितनी है, उसकी सलाहियत कितनी है, कैपेबिलिटी कितनी है, उसमें स्टोरेज कितना है, यूँ समझ लो, ठीक है। और इसको मेजर करते हैं फैरेड में। किसमें? इसका ऐसा यूनिट होता है फैरेड। अच्छा जी, FARAD, फैरेड। कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है ये सुन लो, क्योंकि देखो पहली बात यहाँ समझना थोड़ा सा, 2 प्लेट्स हैं, एक प्लेट टोटली होती है बिरयानी की, दूसरी जर्दे की। एक टोटली बिरयानी की, एक जर्दे की, यानी एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट। पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स मिलती हैं ना, तो इनके दरमियान पैदा होता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पैदा होता है? जिसको हम अपनी ज़बान में वोल्टेज कहते हैं। जब हम सॉकेट में एक सॉकेट में लगाते हैं, उसमें प्लग लगाते हैं, तो उसके 2 टर्मिनल होते हैं ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव के में ना एनर्जी होती है, एनर्जी को पोटेंशियल कहते हैं। दोनों में पाया जाता है पोटेंशियल का डिफरेंस। मतलब देखो मिसाल के तौर पे ये 2 पेन हैं, ये 2 प्लेट हैं, एक प्लेट हाई पोटेंशियल पे होगी, दूसरी लो पोटेंशियल पे होगी। यानी एक में मान लो एक प्लेट पे चार्ज ज़्यादा, एक पे चार्ज कम। जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा ना, मैं बोलूँगा वो हाई पोटेंशियल है, जिस पे नेगेटिव होगा वो लो पोटेंशियल। जब इनके दरमियान हाई और लो का डिफरेंस होगा ना, तो मैं कहूँगा इनके दरमियान क्या पाया जा रहा है, पोटेंशियल का। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो फिर इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक तार के ज़रिए करंट फ्लो करेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हुआ तो करंट फ्लो नहीं। देखो कोई चीज़ फ्लो कब करती है, मुझे बताओ। अगर ये हाथ सीधा है, क्या ये पेन कहीं जा रहा है? अच्छा, अब खुद ब खुद नीचे क्यों गया? अब खुद ब खुद नीचे क्यों जा रहा है बताओ? क्योंकि अब यहाँ एक लेवल का डिफरेंस आ गया। मैंने अपने एक एंड को हाई पे कर दिया, एक एंड को, तो हाई से लो पे अपने आप ही जाएगा। तो फ्लो कोई चीज़ जब भी करती है जब वो हाई और लो का डिफरेंस क्रिएट हो जाए। पानी अपने आप, जब हमारी घर की टंकी भरती है तो अपने आप पानी ऊपर से नीचे गिरता है। कहाँ से? हाई से। लेकिन अगर एक लेवल बरकरार होगा तो पानी कभी गिरेगा। तो हर चीज़ हाई से कहा जाती है। पैसा ज़्यादा से अपने आप कहाँ चले आता है? कम पे। लेकिन कम से ज़्यादा पे लाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो याद रखना, हाई से लो पे आना बड़ा मुश्किल होता है, मेहनत करनी पड़ती है। सॉरी, लो से हाई पे, लो से हाई पे आने में मेहनत करनी पड़ती है, और हाई से लो पे आप अपनी गफलत की वजह से आ जाते हो।
समझ गए ना बात को? तो करंट हमेशा फ्लो करता है जब होता है हाई से लो का डिफरेंस। तो एक कैपेसिटर में दो प्लेटें होती हैं, उनके दरमियान पाया जाता है पोटेंशियल का डिफरेंस, उसको कहते हैं V, उसका सिंबल होता है V। और दोनों प्लेटों पे जितना चार्ज जमा होता है, जितना चार्ज को कहते हैं Q, उसका सिंबल होता है Q। ठीक है। और इस कैपेसिटर पे वो गुंजाइश कि कितना चार्ज अपने ऊपर स्टोर कर सकता है, उसको बोलते हैं क्या? C फॉर कैपेसिटेंस, Q फॉर चार्ज और V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। याद रखना, एक प्लेट टोटली पॉजिटिव, एक प्लेट टोटली पॉजिटिव हमेशा हाई पोटेंशियल पे होती है और नेगेटिव हमेशा, और इन दोनों के दरमियान पाया जाता है पोटेंशियल का। अगर ये डिफरेंस पाया जाएगा जब भी उस सर्किट के अंदर चार्ज अपने आप हाई से फ्लो करके कहा जाएगा, लो पे जाएगा। सही। अब देखो हमारे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बनता है? C इक्वल्स टू Q अपॉन V। क्या फॉर्मूला है? C इक्वल्स टू Q अपॉन, ये रेशो है किसका? चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का। अब इसके मुताबिक हमारा फॉर्मूला बन रहा है C इक्वल्स टू Q अपॉन V। अब यूनिट क्या बनेगा देखो, इसका यूनिट क्या बताया मैंने? फैरेड। क्या बताया? फैरेड। और ये क्या है? चार्ज का यूनिट होता है कूलम, अभी कल भी इस्तेमाल हुआ था। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। तो यहाँ पर क्या आएगा? F इक्वल्स टू C। और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट। क्या होता है? उसका सिंबल क्या होगा? V होगा। यानी F इक्वल्स टू, पहले आप चाहो तो इसको पूरा कंप्लीट लिख लो, क्या कि फैरेड बराबर होगा कूलम अपॉन वोल्ट पे। है ये? अच्छा, अब हमें इसको मज़ीद ड्राइव करना है, तो देखते हैं ज़रा कहाँ तक इसको सॉल्व किया है। इसको इक्विवेलेंट लिया है किलोग्राम इनवर्स मीटर माइनस स्क्वायर सेकंड की पावर 4 और A की पावर स्क्वायर। यानी यहाँ पे करंट का एम्पेयर भी लाना पड़ेगा। अच्छा, शायद आपको कल वाले से याद होगा कि कूलम बराबर किससे होता है। कल मैंने आपको बताया था कि एम्पेयर बराबर था कूलम पर सेकंड के। कल वाले सवाल से 5वें से बताया था कि एम्पेयर बराबर होता है कूलम पर। तो बताओ कूलम किसके बराबर होगा फिर? यहाँ से कूलम को अलग करो, कूलम हो जाएगा एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय, इसका मतलब है यहाँ पर आ जाएगा एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय सेकंड। अच्छा, फिर बात करते हैं वोल्ट की। कल मैंने ये भी लिखवाया था कि वोल्ट किसके बराबर होता है। तो वोल्ट का लिखवाया था, वोल्ट बराबर होता है जूल पर कूलम। किसके बराबर होता है ना? तो जो चीज़ पहले पता है वो लिखते हैं। बेटा कूलम की जगह पे क्या रहेगा? हाँ, A मल्टीप्लाई बाय एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय सेकंड। ठीक है। और वोल्ट की जगह पर आ जाएगा जूल अपॉन कूलम। सही है। चलो अब अगला स्टेप देखते हैं। एम्पेयर नहीं खुलेगा, एम्पेयर ऐसे ही रहेगा। सेकंड भी नहीं खुलेगा, सेकंड भी ऐसे ही रहेगा। कौन खुल सकता है यहाँ बताओ? जूल खुलेगा। जूल किस में खुलता है? कल बताया था, जूल खुलता है न्यूटन मीटर में। किस में? न्यूटन मीटर और पर कूलम। अच्छा, फाइनल आंसर में कूलम कहीं है? लिखा हो? नहीं लिखा हुआ ना, इसका मतलब है यहाँ वाले कूलम की जगह भी क्या रख दें? बताओ, यहाँ वाले कूलम की जगह पे भी क्या आना चाहिए? A मल्टीप्लाई बाय एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय सेकंड। सही है। अच्छा, अब ऊपर जो AS है वो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है और ये जो AS है कहाँ लिखा हुआ है? ये दोनों कट नहीं सकते, बल्कि उल्टा क्या हो रहेंगे? मल्टीप्लाई हो रहेंगे लोग। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? AS अपॉन NM मल्टीप्लाई बाय ये, बल्कि एक काम करो, इसको पलट दो। इसको पलटोगे तो कौन ऊपर आएगा? AS ऊपर आएगा और NM क्या बनेगा? A स्क्वायर S स्क्वायर अपॉन। अब कौन खुलेगा इसमें? देखना था स्क्रीन पर, इधर देखो, स्क्रीन पर आ रहा हूँ। अरे भाई वहाँ देखो ना, स्क्रीन पूरी आ रही है। सही। अच्छा ये बताओ, अब न्यूटन किस में खुलेगा? A स्क्वायर S स्क्वायर न्यूटन खुलता है किस में? कल बताया था न्यूटन खुलता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और पहले से लिखा हुआ इधर मीटर है ना। अब देखो A स्क्वायर
एस स्क्वायर के जी एम और एम स्क्वायर, और नीचे लिखा हुआ है ये वाला एस स्क्वायर, ये वाला एस स्क्वायर क्या सेम पोजीशन पे, सेम पोजीशन से मुराद है ये है न्यूमरेटर में और ये लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में। ऐसे नहीं कर सकते ना, या तो दोनों न्यूमरेटर में हो, जब फ्रैक्शन में फ्रैक्शन बन रहा होता है मकसद है। देखो ये पूरा पार्ट डिनोमिनेटर है ना, इसके अंदर एक और रेशो आ रहा है, रेशो से मुराद है इसका अपना न्यूमरेटर अपना डिनोमिनेटर, तो ये दोनों कट नहीं सकते, बल्कि उल्टा ये जाके पलटेगा ना, तो एस स्क्वायर मल्टीपल होकर बन जाएगा एस की पावर 4। तो देखो क्या बनेगा, हम क्या सॉल्व कर रहे थे, फैरेड ए स्क्वायर एस स्क्वायर, इसको पलट दो, पलट के कौन ऊपर आएगा, एस स्क्वायर ऊपर आएगा और के जी एम स्क्वायर नीचे रहेगा। अब बताओ ए स्क्वायर एस और एस दो हो जाएंगे, एस की पावर 4 के जी एम की स्क्वायर। अब बताओ एक लीनियर लाइन में कैसे लिखूंगा मैं, देखो ए स्क्वायर एस 4 के जी की पावर -1 एम की पावर माइनस, सारी पावर जरा चेक कर लो सेम है, ये चार चीज़ें आ रही होंगी ए एस के जी, और ये चार चीज़ें आ रही हैं ए एस के जी, और ए की पावर 2 है, एस की पावर 4 है, के जी की पावर -1 है और एम की पावर माइनस, ये चीज़ आनी चाहिए आपकी, ठीक है। चलो अब यहाँ आपके इस टेबल के अकॉर्डिंगली 5-6 कोऑर्डिनेट्स पूरी हो गई हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक डायमेंशन का स्टार्ट होगा।